तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक। अपने चैप्टर में 10 पढ़ रहे थे, अपने क्विक रिवीजन कर लेते। पिछले एक लेक्चर में अपने ने जो भी पढ़ा था, पहले अपने देखा था कि ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अपने देखा था कि जो भी पावर दी गई है वो सीएजी को दी गई है। तो सीएजी सारा चीज करेगा, जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसको ये मैनर बताना कि किस हिसाब से अपने को गवर्नमेंट का ऑडिट करना है। एंड इसी बेस पे ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट देगा, कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो सीएजी को देगा। उस रिपोर्ट में क्या होगा कि भाई तुमने जो डायरेक्शन दिया था, क्या दिया था वो बताना, एंड मैंने क्या एक्शन लिया है उसके ऊपर, एंड उसका क्या इंपैक्ट आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अगर सीएजी को लगता है तो वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है एंड उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका क्राइटेरिया जो भी रहेगा उस हिसाब से करेगा। नाउ अगर सीएजी ने कोई भी कमेंट दिया है, कोई भी सप्लीमेंट किया है, तो ये जिम्मेदारी कंपनी की है कि ये सारी बात जो है वो एजीएम के अंदर जो भी मेंबर्स को एंटाइटल है ये सारी चीजें जानने के लिए, उसको ये सारी चीजें बताना चाहिए। टेस्ट ऑडिट क्या होगा, अगर सीएजी को लगेगा कि नहीं किसी भी एंगल से मेरे को टेस्ट करना चाहिए कोई भी स्पेसिफिक चीजों का, तो वो उस चीज के रिलेटेड टेस्ट ऑडिट करा सकता है। ये एट द विल ऑफ द सीएजी है। ये इसको उसको जब लगे वो उस हिसाब से टेस्ट ऑडिट करा सकता है। नाउ ब्रांच ऑफिस में आपने देखा था कि अगर ब्रांच इंडिया के अंदर है तो कौन ऑडिट कर सकता है, तो कंपनी का जो ऑडिटर है या तो वही कर सकता है या फिर कोई दूसरा पर्सन जिसको 139 के अंदर अपने को अपॉइंट करना चाहिए या फिर उसके लिए क्वालिफाइड है। फिर सेकंड चीज अपने देखी थी कि अगर अपने को आउटसाइड इंडिया कोई ब्रांच है उसका ऑडिट कराना है, तो उसके लिए कौन कौन कर सकता है, तो कंपनी का ऑडिट कर सकता है या फिर कोई दूसरा अकाउंटेंट कर सकता है या फिर उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी क्वालिफाइड है एज एन ऑडिटर वो चीजें कर सकता है। फिर हमने देखा था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटीज क्या होती है। तो भाई जो ड्यूटीज होती है कंपनीज ऑडिटर की, वो होती है सेम कंपनी ऑडिटर्स विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ द ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर शैल बी कंटेन। जो भी हमने 143 के अंदर देखा था वो सेम जो सेम क्राइटेरिया होगा, जो सेम ड्यूटीज होगी, जो सेम पावर होगा, वही चीज यहाँ पे ब्रांच के ऑडिटर को भी लगने वाला है। ब्रांच का ऑडिटर जो है वो कंपनीज को सारी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा। ये वाली चीज अपने पिछले वाले लेक्चर में देखी थी। नाउ और क्या बोला गया था कि 143 के जो भी सेक्शंस है वो कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अप्लाई होंगे। सिमिलरली कंपनी सेक्रेटरी को भी अकाउंट जो है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। फिर अपने देखा था कि अपने को कौन कौन सी सर्विसेज जो है नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हम जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की सर्विसेज नहीं दे सकते। हम या तो इंटरनल ऑडिटर रहेंगे या तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम उनके सॉफ्टवेयर को डिजाइन नहीं कर सकते, हम एक्चुअल सर्विसेज नहीं दे सकते, उनके रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, उनके कैलकुलेशन ऑफ रिस्क में हम जो है वो नहीं बता सकते कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना। हम किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गया या इन्वेस्टमेंट बैंक सर्विसेज हो गया, वो भी चीज हम नहीं दे सकते हैं। फिर हमें जो है उनका कोई आउटसोर्सिंग का काम है जो किसी और को देना चाहिए, लेकिन वो हम कर रहेंगे तो वो भी काम नहीं कर सकते हैं। एंड हम किसी भी एंगल से मैनेजमेंट की सर्विसेज तो दे नहीं सकते। और अगर बाद में किसी ने जो है गवर्नमेंट ने दूसरा कोई चीज प्रिस्क्राइब की कि नहीं भाई ये भी नहीं कर सकते, तो वो वाली चीज भी नहीं होगा। और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ये सारी चीजें ऐसे में कुछ आई है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाउएवर नो अदर काइंड ऑफ सर्विसेज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड till the date under the clause of these specified above। ठीक है, ये वाली चीज अपने देखी थी। नाउ इंडिविजुअल और फर्म के अंदर क्या बोला था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन सी कैटेगराइज की जाएगी। तो इंडिविजुअल में खुद को, हमारे रिलेटिव को, या फिर ऐसा कोई पर्सन या फिर इंडिविजुअल जो है हमसे एसोसिएटेड है, या फिर ऐसी कोई एंटिटी जिसके अंदर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर ऐसी कोई एंटिटी जिसका ट्रेडमार्क या फिर नेम मैं यूज कर रहा हूँ। फर्म के अंदर भी सेम है कि फर्म का रिलेशन डायरेक्टली या फिर फर्म के पार्टनर का रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर फर्म के पेरेंट का रिलेशन, या फिर फर्म के सब्सिडियरी का रिलेशन, या फिर फर्म के एसोसिएट का रिलेशन है, तो भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली में आएगा। नाउ अगर एंटिटी जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो भी नहीं काउंट किया जाएगा, एंटिटी जिसमें पार्टनर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो भी नहीं काउंट किया जाएगा, एंड जिसका नाम या फिर ट्रेडमार्क फर्म या फिर पार्टनर यूज कर रहे हैं वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। नाउ यहाँ पे सिंपल सा ये दो चीज बोली गई इस सेक्शन के अंदर कि ऑडिटर साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट। उसके अंदर क्या बताया गया है कि भैया ऑडिटर जो है ना वो जरूर साइन करेगा। क्या साइन करेगा, ऑडिटर जो है वो साइन करेगा रिपोर्ट को, सारी डॉक्यूमेंट को साइन और सर्टिफाई करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें ये भी बोला गया था कि अगर किसी भी तरीके से कोई एडवर्स रिमार्क आता है, क्वालिफिकेशन आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, कमेंट आता है, तो वो एडवर्स रिमार्क जो है वो मेंशन जरूर करना चाहिए अपने रिपोर्ट के अंदर। सिमिलरली वो अपने को एजीएम के अंदर बताना पड़ेगा, सारी चीजें रीड करना पड़ेगा, एंड उसको ओपन टू इंस्पेक्शन रहना चाहिए। फिर ऑडिटर क्या अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया बोला गया था, उसके अंदर सिंपल सा क्राइटेरिया बताया गया था ये वाली चीज कि ऑडिटर को सारे नोटिस से, सारे जो भी कम्युनिकेशन है वो जनरल मीटिंग के बारे में होने चाहिए। ऑडिटर चाहे तो वो खुद जाके
अटेन कर सकता है, और एल्स वो कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, बट द कंडीशन इज दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड आल्सो बी क्वालिफाइड एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज एन ऑडिटर। और ऑडिटर कौन बन सकता है? सीए बन सकता है, और उसको हर्ड उसकी राइट है कि उसकी बातें जो है वो बिजनेस के कनेक्शन के रिलेटेड, बिजनेस के कंसर्न के रिलेटेड उसकी बातें सुनी जाए। ये चीज अपने देखी थी। नाउ पनिशमेंट के अंदर सिंपल सी चीज थी कि अगर कंपनी ने जो है कंपनी ने अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर उसके ऑफिसर्स ने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो उसके केस में कंपनी को मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक की हो सकती है। ऑफिसर्स को क्या रहेगा? मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख तक की। सब सेक्शन 2 के अंदर बोला गया कि अगर ऑडिटर ने जो है वो कॉन्ट्रावेंशन किया है बट आउट ऑफ मिसलीडिंग, यानी उसने इंटेंशनली नहीं करा है, तो उसके लिए क्या बोला गया कि मिनिमम 25,000 रहेगा, मिनिमम 25,000 रहेगा, या फिर 5 लाख रुपए और द 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन व्हिचएवर इज लोअर। तो ये अपने ने चीज देखी थी। सबसेक्शन 2 में बोला गया था कि अगर उसने नोइंगली या विलफुली जो है कॉन्ट्रावेन किया है, तो उसके केस में 50,000 मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 25 लाख या फिर 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन व्हिचएवर इज लोअर। एंड हाँ, ये वाली चीज पढ़ाना भूल गया था, इसके अंदर ये था कि वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसको 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। 1 साल तक का, ऐसा नहीं कि 1 साल से ज्यादा है, 1 साल तक का ही होगा। एक महीने का भी हो सकता है, 30 दिन 15 दिन का भी हो सकता है, 2-4 महीने, जिस हिसाब से, लेकिन 1 साल तक का, मैक्सिमम 1 साल तक का जो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये वाली अपने ने चीज देखी थी। फिर अगर कोई भी तरीके से ऑडिटर कन्विक्टेड है ये चीज में, तो उससे सारे रेम्यूनरेशन रिफंड करने पड़ेंगे, और वो सारे डैमेजेस जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज को, अथॉरिटीज को जो है वो रिटर्न कर देनी चाहिए, सो दैट जो भी इसके बेस पे लॉस खाया है, जो भी हमारे गलत स्टेटमेंट के हिसाब से जिसने लॉस बेयर किया है, उसको वो सारी चीजें जो है वो डैमेजेस पे हो जाए। अगर ऑडिटिंग फर्म में जो है उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो लायबिलिटीज जो है वो सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज हो सकती है, जो कि जिसने गलत काम करा है, जिसने फ्रॉडुलेंट काम किया है, जिसने कल्प्रिट काम किया है, उसके ऊपर लग सकता है। अगर क्रिमिनल लायबिलिटीज है और अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने फ्रॉडुलेंट मैनर में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिर्फ फाइन से बच जाएगा, बाकी सबको क्रिमिनल लायबिलिटी लग जाएगी। ये वाली चीज अपने पढ़ी थी। नाउ आ जाओ अपने सेक्शन नंबर देखते हैं 148। सेंट्रल गवर्नमेंट to specify audit of item of cost in respect of certain companies। अगर इसमें हमने कॉस्ट के रिलेटेड कोई ऑडिट के रिलेटेड बताना है, तो क्या चीज बताएगी? वो अपने को सबसेक्शन सेक्शन 148 के अंदर बताया गया है। कॉस्ट रिकॉर्ड, Who shall prepare the cost record? Cost record क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो notwithstanding anything contained in the provisions related to the audit and auditors, that is chapter number 10। chapter number 10 में जो भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो बोल रहा है वो बात सुनो। अब क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो ऑर्डर करके क्या कर सकती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी जो भी प्रिस्क्राइब कर रखी है, अगर उस प्रिस्क्राइब वाले कैटेगरी में कोई कंपनी है, या फिर कंपनी ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग वाले में, देखो प्रोडक्शन ऑफ सच गुड यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई दूसरी कैटेगरी में प्रिस्क्राइब जो है उसमें है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उनको डायरेक्ट कर सकती है कि तुम जो है ना अपना यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बताओ, लेबर बताओ, या फिर अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट बताओ जो भी इंक्लूडेड है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जो भी तुमने 128 के हिसाब से प्रिपेयर करा है। यहाँ पे सिंपल सी चीज बोल रही है कि भैया सीजी जब चाहे क्या कर सकती है, सीजी जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, भाई तुम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तुम मेरी बात सुनो, तुम जो स्पेसिफाइड बिजनेस हो, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है बिजनेस है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे को यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बताना है, ठीक है, या फिर जो भी तुमने लेबर का यूज करा है वो मेरे को बताना है, या फिर अदर जो भी तुमने कॉस्ट कर रखा है वो मेरे को बताना है, भाई तुमने कहाँ क्या कैसे क्या क्या करा है वो मेरे को बताओ। ये वाली चीज बता रखी है, बस इंट्रोडक्शन टाइप है कि क्या बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये जो कंपनी है या फिर ये जो कंपनी है ना, उसको डायरेक्ट कर सकती है कि भाई तुम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बताओ, तुम जो है लेबर के आइटम बताओ, या फिर अदर बताओ जो भी तुमने 128 के हिसाब से प्रिपेयर करा है। 128 क्या होता है पता है? 128 होता है बुक्स ऑफ अकाउंट, की बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, वो वाली चीजें 128 के अंदर बताया गया है। तो ये वाली जस्ट इंफॉर्मेशन के नाम में बताया गया। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ द कंपनी रेगुलेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड, और यानी ये चीजें करने से पहले वो एक बार रेगुलेटरी बॉडी जो भी होगी ना, और जो भी स्पेशल एक्ट के हिसाब से होगी, उससे एक बार जरूर कंसल्ट करेगी। Now for the purpose of subsection 1 of the section 148 of the rule
of the Act, Rule 3 of the Companies Cost Record and Audit Rule 2014 provides the class of company, including the foreign company defined in Clause 42 of the Section 2 of the Act, engage in the production of the goods of the or providing services specified in Table A or Table B, having an overall turnover. पता है ये वाली चीज क्या बोला है, शैल इंक्लूड था। इसके अंदर सिंपल सा ये पूरे पैराग्राफ का सिंपल सा एक ही मतलब है कि अगर ऐसी कोई कंपनी जो एंगेज है इन प्रोडक्शन या फिर कोई भी गुड्स के रिलेटेड या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसने टेबल ए एक होता है रेगुलेटर सेक्टर्स, उसने जो है टेबल ए रेगुलेटर सेक्टर्स वाले या फिर और टेबल बी नॉन रेगुलेटर सेक्टर्स वाले वो सर्विसेज दी है जिसके अंदर उसके जो भी प्रोडक्ट्स है ना, जो भी उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज हैं वो 35 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का टर्नओवर है उसका, तो उसको कॉस्ट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल सी यही बात है कि अगर तुम्हारा जो है सारे प्रोडक्ट या फिर तुम्हारे जो भी सर्विसेज है उनका जो टर्नओवर है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग टेबल ए और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़, तो तुम्हें जो है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। शैल इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एकदम सिंपल है, कुछ भी कहने लायक है भी नहीं ना। यहाँ पे बस एक चीज बोलेगी कि नथिंग कंटेन इन रूल 3 शैल अप्लाई टू कंपनी व्हिच इज क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज और अ स्मॉल एंटरप्राइज इंक्लूडिंग एज पर द टर्नओवर क्राइटेरिया। यानी इसके अंदर सिंपल सा ये बोला गया कि ये जो तुमने अभी रूल पढ़ा ना 35 करोड़ वाला है, फिर दूसरे ऊपर वाले जो भी हमने प्रोविजंस पढ़े वो माइक्रो एंटरप्राइजेस या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस पे अप्लाई नहीं होंगे, उनके लिए अपना सेपरेट एक्ट बना रखा है, अपने वो सब उसी को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है ना। ये बस वहाँ का समरी दे रखा है कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड किसके ऊपर अप्लाई होगा, भले डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंपनी हो, अगर वो टेबल ए में एंगेज है या टेबल बी वाले गुड्स में एंगेज है। यानी सिंपल सा है कि अगर एक रेगुलेटेड है और नॉन रेगुलेटेड सर्विसेज के अंदर या फिर प्रोडक्ट के अंदर एंगेज है और उसका ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी भाई मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 यानी 1 अप्रैल 24-25 से लेकर के 31 मार्च 25 तक चल रहा है, इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कौन आता है तो 23-24। इस साल के अंदर तुम्हारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का जो टर्नओवर है इफ इज इट ग्रेटर देन 35 करोड़ और इक्वल टू 35 करोड़ देन द कॉस्ट रिकॉर्ड विल अप्लाई टू योर एंटिटी। ओके, नाउ कॉस्ट ऑडिट। अब तो कॉस्ट रिकॉर्ड बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ तुमने सारी चीजें बताई कि मेरा यूटिलाइजेशन क्या हुआ मटेरियल का, या फिर मेरे लेबर का यूटिलाइजेशन क्या हुआ, या फिर दूसरे प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन क्या हुआ, सारे मटेरियल्स के बारे में बताया ना। उसका रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड का ऑडिट भी तो कराना पड़ेगा। उस रिकॉर्ड का ऑडिट कराओगे तो कैसे कराओगे, तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि ये नेसेसरी है कि भैया तुम्हें जो ऑर्डर से डायरेक्ट करे कि तुम्हें कॉस्ट और रिकॉर्ड का ऑडिट कराना पड़ेगा, विच आर कवर्ड अफोरसेड, जो हमने ऊपर बात की उस चीज के रिलेटेड required to prepare cost and which have a net worth of such amount as may be prescribed or a turnover। यानी इसमें ये पूरे चीज में एक ही सिंपल सी बात बोली है कि गवर्नमेंट चाहे ना, गवर्नमेंट का ओपिनियन हो रहा है और उसको लग रहा है कि भैया ये नेसेसरी है करने के लिए, तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि वो जो कॉस्ट रिकॉर्ड है ना उसका ऑडिट कराओ। और वो किस बेस पे करा सकता है, तो तुम्हारा नेटवर्क अगर वो एक्सीड हो गया तो उस बेस पे, या फिर तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड हो गया तो उस बेस पे, या फिर वो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो तुम्हें जो है उस रिकॉर्ड का, उस कॉस्ट रिकॉर्ड का तुम्हें जो है ऑडिट कराना पड़ेगा। एकदम सिंपल है कि गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि भाई तुम्हारा जो टर्नओवर है, तुम्हारा जो नेटवर्क है वो एक्सीड हो रहा है, या फिर वो उस लेवल पे आ गया, या फिर तुम्हारा टर्नओवर है उस लेवल पे आ गया है और जो भी मैनर में होना चाहिए उस मैनर पे हो चुका है, तो तुम्हें जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा लोड लेने की बात आती ही नहीं है यहाँ पे। Now, as per subsection 4, an audit conducted under this section shall be in addition to the audit conducted under 143। यानी 143 के अंडर में भी इन एडिशन में ये काम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एकदम सेपरेट वाली चीज में आती है। The cost statement, including the other statement to be annexed to the cost audit report, shall be approved by the board of director before they sign on the behalf of the board by any of the director authorized by the board for submission of the cost auditor to report thereon। ये चीज क्या बोल रही है, जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट है ना
जिसके अंदर सारे स्टेटमेंट बनाए गए हैं, जिसमें सारे अनेक्शर्स दे रखे हैं, उसे शैल बी वो उससे अप्रूव किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर, लेकिन उससे पहले उसे मतलब साइन होने से पहले जो भी बोर्ड साइन करेगा ना उससे पहले उसको अप्रूव करना पड़ेगा। भाई अप्रूव करोगे ही नहीं तो तुम साइन कैसे ले सकते हो, वो वाली बात समझो। तुम्हें साइन के लिए अप्रूवल चाहिए रहेगा, नहीं चाहिए रहेगा, बाय एनी ऑफ द डायरेक्टर या फिर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, जो भी हमारा कॉस्ट ऑडिटर की बात बता रखा है वो वाली चीज के रिलेटेड। ये अभी तक कोई इतना ऐसे टेक्निकल चीज यहाँ पे अब जो दो तीन पेज बचे हैं ना, उसमें कोई भी तरीके की टेक्निकल वर्डिंग्स तो और टेक्निकल सब्सटेंसेस तो है ही नहीं, एकदम सिंपल प्लेन रीडिंग टाइप तरीके से चला जाएगा। ये वाली चीज अपने देख ली। नाउ कॉस्ट ऑडिटर बन कौन सकता है, वो कैन बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। जैसे अपने देखा कि भाई अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा कि ऑडिट कौन कर सकता है नॉर्मली, तो वहां पे बताया था कि हाँ भाई ऑडिटर कौन बन सकता है, तो उसमें देखा था कि सीए बन सकता है, सीए जिसके पास सीओपी होगा पर, और जो आईसीएआई अंडर आईसीएआई एक्ट 1949 के हिसाब से सीए बना हो वो बन सकता है, वो वाली चीज अपने ने देखी थी। नाउ कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, तो इसके अंदर भी सेम थोड़ा सा सिमिलर क्या बोला है कि ओनली अ कॉस्ट अकाउंटेंट, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 28 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर, सिर्फ उसी को कॉस्ट ऑडिटर बना सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं बना सकते हैं। मतलब क्या मतलब, ये देखो मतलब the clause B of subsection 1 of section 2 of the cost work accountant एक्ट 1959 डिफाइंस कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट को इस वाले एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। इट मींस एज कॉस्ट अकाउंटेंट हु होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959, यानी जिसके पास वैलिड सीओपी हो वो पर्सन, एंड जो होल टाइम इन प्रैक्टिस हो। भाई वो पार्ट टाइम वाला काम नहीं कर सकते, तुम्हें होल टाइम प्रैक्टिस के अंदर रहना पड़ेगा, तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो वाली चीज बताई गई है। और यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, जैसा अपने को ऑडिटर के अंदर बताया था कि कॉस्ट अकाउंटेंट इंक्लूड करेगा फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड वो एलएलपी भी काउंट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर 139 एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। यानी तुमने भाई 139 के हिसाब से कंपनी की ऑडिटर को अपॉइंट कराया, लेकिन तुम उसे कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करा लो, ऐसा नहीं कर सकते। shall not be appointed for conducting the audit of a cost record, यानी तुमने कंपनी के ऑडिट के लिए बुलाया तो तुम उसका काम कराओ, ये कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट मत कराओ, उसके लिए अपने पास कॉस्ट ऑडिटर रहने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। Illustration number 15. Can a professional LLP which have CAs and CMAs as its partners appointed a cost auditor under 148 as well as statutory independent auditor under 139? तो क्या एक प्रोफेशनल LLP है जिसके अंदर बहुत सारे CA भी है, बहुत सारे CMAs भी हैं, तो क्या हम उसको कॉस्ट ऑडिटर भी एज एन अपॉइंट कर सकते हैं, एंड क्या उसको हम एज एन स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो दोनों क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है नो, बिकॉज एज पर द प्रोविजंस हम नो पर्संस या फिर जो भी फर्म या फिर एलएलपी अपॉइंटेड अंडर 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ, यानी यही चीज वापस रिपीट कर रहे हैं कि भाई हमने कंपनी के ऑडिट के लिए उसे अपॉइंट किया है, तुम उससे कॉस्ट के ऑडिट काम क्यों करवा रहे हो, नहीं करा सकते। सिमिलरली अगर तुमने जो है कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए किसी को कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है, तो वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ये वाली चीज वाइस वर्सा का मतलब है। नाउ क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है, तो जो क्वालिफिकेशंस है, डिस्क्वालिफिकेशंस है, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल जो हम ऑडिटर पे करते थे, हमने जो भी अब तक हमने सेक्शंस देखे, जो भी सारी चीजें ऑडिटर पे अप्लाई होती थी, सेम की सेम चीज जो है वो कॉस्ट ऑडिटर पे अप्लाई हो जाएगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल द असिस्टेंस एंड द फैसिलिटी टू द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन फॉर द ऑडिटिंग दी, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी की होगी कि भैया जो कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करना है ना, उसके लिए जो भी सारे असिस्टेंस फैसिलिटीज प्लीज वो कॉस्ट ऑडिटर को सारी प्रोवाइड कर दो। एकदम सिंपल चीज है। प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट टू द बोर्ड, और हमने जो है जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट होगा वो अपने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। कुछ भी खास नहीं, यहाँ पे यही बोला है कि अपने ने जो भी देखा था कि ऑडिटर के ऊपर जो भी अप्लाई होगा सारी ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट्स और ऑब्लिगेशंस, वो सारी चीजें कॉस्ट ऑडिटर पे भी अप्लाई हो जाएगी, और कॉस्ट ऑडिटर को जो है अपना जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड के ऑडिट कर रहा होगा वो अपने को कंपनी के डायरेक्टर को देना रहेगा।
The provisions of subsection 12 of the section 143 of the act and the relevant rules made there under shall applies. ये भी वही चीज बोलेगी कि जो भी हमने सेक्शन 12 ऑफ द सेक्शन 143 के अंदर पढ़ा था ना, वो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। कॉस्ट ऑडिटर को भी उसको मानना पड़ेगा। ये फ्रॉड के रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा था वो वाली चीज। Now cost auditor to comply with the cost auditing standards, यानी जैसे अपने जब ऑडिट करने जाते हैं तो अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो कि ICAI ने हमारे लिए पब्लिश कर रखा है, जो कि हमारे गाइडलाइंस में बता रखा है। तो हम कहीं ना कहीं उस बेस पे उस तरीके से काम करते हैं। तो सिमिलरली कॉस्ट ऑडिटर को जो है ना, उसकी कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा। द ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कैसे? हियर द एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब क्या कि भैया जो ICAI ने इशू कर रखा है ना स्टैंडर्ड्स, उसको फॉलो करना है, बस बात खत्म। और ऑब्वियस सी बात है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही इशू करा होगा। ये तो कोई बोलने वाली चीज भी नहीं है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? तो द कंपनी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्टर अंडर द सबसेक्शन 2 फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट विद सच रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन। क्या बोला है भाई? मैंने एक कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करा, ठीक है। उसने अपना सारा काम करा और मेरे को रिपोर्ट ला करके दे दी कि भाई ये सारी चीजें रिपोर्ट है, ये सारी चीजें रिपोर्ट है। वो मेरे को उसने इस दिन को दे दी कि हाँ भाई ये दिन है, लो तुम जो काम करना है करो। नाउ विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर भाई, 30 दिन के अंदर मेरे को ये रिपोर्ट और इसके अंदर जो भी क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस या रिजर्वेशंस जो थे उसके साथ अगर मैंने उसको कोई भी करेक्शन देखा, कुछ भी देखा, तो ये 30 दिन के अंदर मेरे को CG को बताना पड़ेगा भाई ये वाली चीजें हैं, हमारा ये रिपोर्ट आया है और हमने जो भी फुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जो भी रिजर्वेशन के ऊपर, जो भी क्वालिफिकेशंस के ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, वो सारी हमने इसके साथ रखी है। बस बात खत्म। एकदम सिंपल है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ आफ्टर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रेफर टू अंडर दिस सेक्शन एंड द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय द कंपनी अंडर सबसेक्शन 6, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी, इट मे कॉल फॉर सच फर्दर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, द कंपनी शैल फर्निश द सेम विद इन द टाइम एज। यानी ये वाले पैराग्राफ में पता है क्या बोला है कि भाई 30 डेज के अंदर मेरे को ये पॉइंट ठीक लगे थे, ये पॉइंट ठीक लगे थे, ये पॉइंट ठीक लगे थे, तो मैंने इसका इंफॉर्मेशन, इसका जो भी सारी चीज थी वो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दी। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई तूने ये वाली चीज थोड़ी एक दो चीज नहीं बताई है, मेरे को वो वापस दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को जो है वो प्रिस्क्राइब करा कि कौन कौन सी चीज मेरे को देनी है, तो मेरे को वो वापस विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यानी सीधी सी बात है, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से जो ठीक लगा मैंने वो सारी चीजें दे दी। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोले कि भाई तूने ये चीज तो दी नो डाउट, बट मेरे को 2-3 चीज एक्स्ट्रा और चाहिए, प्लीज वो भी मेरे को दे दे। तो मेरे को वो देनी है, बस ये पूरे पैराग्राफ में वही बोला गया और कुछ भी नहीं है। नाउ अगर कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है 148 का ऑडिटर तो क्या करना है भाई? 148 का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो सेम चीज जो अपने ने सेक्शन नंबर 147 के अंदर पढ़ा था ना, पूरा का पूरा सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर कंपनी और ऑफिसर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो कंपनी को जो 147 के अंदर लायबिलिटी रहेगी 25,000 से लेकर के 5 लाख तक वाली, और ऑफिसर को जो 10,000 से 1 लाख तक की लिमिटेड जो भी पनिशमेंट्स थी वो अप्लाई होगी। फिर कॉस्ट ऑडिटर को भी वही चीज, सेम चीज पनिशेबल होगी जो अपने ने 147 के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर वही देखा ना कि एक तो गलती से जो मिस्टेक्स हो गई थी वो वाली, एक जो है उसने विलफुली करी थी वो वाली, फिर वो उसके नीचे और भी 2 चीज थी वो भी इसके ऊपर एज एन पनिशमेंट अप्लाई होगी। The provisions of the section 147 explain detail under the head 10 earlier। हाँ ये तो ठीक है, अपने को पता है। तो ये वाली चीज एक बार पढ़ लेना, अपने ने दो बार पढ़ लिए, एक बार अपने ने पढ़ा था और दूसरी बार अपने रिवाइज भी करा था, तो ये वाली चीज देख लेना। नाउ NFRA that is National Financial Reporting Authorities and Auditor, ये क्या बोल रहा है ये वाली चीज देख लेते हैं आपने, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। रूल
8 ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज रूल 2018 के पास जो भी एक्ट है, रूल्स है, उसने एम्पावर करा है नाफरा को फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी हम जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर जो भी कंप्लायंस का मॉनिटरिंग करना है, जो भी उसके ऊपर एनफोर्स करना है, वो पावर जो है वो नाफरा को दिया गया है अंडर द रूल NFRA रूल 2018 under the act by the company or the body corporate covered under rule 3। ठीक है। नाउ नाफरा क्या करता है, नाफरा क्या क्या कर सकता है? तो नाफरा क्या कर सकता है, नाफरा में रिव्यू वर्किंग पेपर इंक्लूडिंग द ऑडिट प्लान, अदर ऑडिट डॉक्यूमेंट, कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू ऑडिट। यानी मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मैंने उसके लिए कुछ प्लान बनाए होंगे, या फिर मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस किए होंगे कि हाँ मेरे को ये एविडेंस मिले तो मैं इसको अपने पास रख लूँ एज एन डॉक्यूमेंट, मेरे को ये चाहिए मैं वो रख लूँ एज एन डॉक्यूमेंट, या फिर जो भी कम्युनिकेशंस मैंने किए हैं रिलेटेड टू ऑडिट, वो सारे वर्किंग पेपर को रिव्यू कर सकता है नाफरा। नाफरा पता है तुम एज एन डायरेक्टर, एज एन सुपरवाइजर समझो कि ये जो है ना, ये सुपरवाइजर है और ये सारे काम को सुपरवाइज करता है, देखता है कि तुम सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये तरीके से करना था, तुमने ये तरीके से ना करके दूसरे तरीके से क्यों करा है। तो नाफरा का मेन वन ऑफ द काम ये है। तो फिर वो क्या करेगा, सारे वर्किंग पेपर को रिव्यू करेगा। सेकेंडली evaluate the sufficiency of the quality control system of the auditor and the manner of documentations of the system by the auditor। वो क्या करेगा कि भैया तुम्हारा जो ऑडिटर का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ना, उसकी सफिशिएंसी को इवेल्युएट करेगा कि भाई वो कितना मजबूत है, कितना सफिशिएंट है, कहीं लैग तो नहीं कर रहा, वो वाली चीज भी देखेगा। एंड तुमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन का मैनर है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो सही है नहीं है, उसको भी इवेल्युएट करेगा। ये काम कौन करेगा, नाफरा करेगा। नाफरा और क्या करेगा भाई, नाफरा करेगा परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट, सुपरवाइजरी और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ द ऑडिट एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी और अप्रोप्रिएट। और वो ऐसे सारे काम करेगा जो उसको ठीक लगता है कि भाई मेरे को ये काम करना चाहिए और ये वाले काम करने से मेरा काम हो जाएगा, वो वाली सारी चीजें वो नाफरा कर सकता है। पहले क्या कर सकता है भाई, वो सारे वर्किंग पेपर को रिव्यू करेगा, रिव्यू कर सकते हैं, फिर ऑडिटर की क्वालिटी कंट्रोल को चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की सफिशिएंसीज को इवैल्यूएट करेंगे, और उसको जो भी ठीक लगेगा भाई वो सारी चीजें कर सकता है। ये थी नाफरा की बात। ठीक है। नाफरा में रिक्वायर, नाफरा फर्दर क्या क्या कर सकता है भाई, रिक्वायर कर सकता है ऑडिटर को कि भाई तुम जो है रिपोर्ट करो ऑन इट्स गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड इंटरनल प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रमोट ऑडिट क्वालिटी, प्रोटेक्ट इट्स रेपुटेशंस एंड रिड्यूस रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द ऑडिटर्स एंड मे टेक सच एक्शंस ऑन द रिपोर्ट एज मे बी नेसेसरी। यानी वो नाफरा जो है वो ऑडिटर को रिक्वायर कर सकता है कि भाई तुम जो भी इंटरनल प्रोसीजर्स कर रहे हो, तुम्हारा जो भी गवर्नेंस है, वो उसको इस तरीके से करो कि भाई तुम्हारा ऑडिट क्वालिटी प्रमोट हो, तुम्हारे रेपुटेशंस खराब ना हो। ये सारा काम कौन करेगा, नाफरा ही करेगा। नाफरा का काम है कि ऑडिट क्वालिटी को एकदम अच्छा बनाना, उसको अपने रेपुटेशंस को प्रोटेक्ट करना, सारे के सारे जो भी रिस्क हैं, भले रिस्क ऑफ फेलियर्स हो गए ऑडिटर के, दूसरे कोई भी रिस्क हो गए, उसको रिड्यूस करना, ये काम किसका है, नाफरा का है। नाफरा और क्या क्या कर सकता है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है और रिक्वायर कर सकता है कि भाई तुम जो है पर्सनल प्रेजेंस दो ताकि मैं तुमसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकूं, मेरे को जो ठीक लगता है उस हिसाब से। ये वाली चीज बताया, ये सारी चीज पता है अपने पहले भी पढ़ी है, जस्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बदल गया। पहले अपने ने देखा था कि भाई ये ऑडिटर जो है वो कंपनी से मांग सकता है, या फिर कंपनी जो है वो ऑडिटर से मांग सकता है। ना यहाँ पे नाफरा जो है वो ऑडिटर से मांग रहा है। तो ये एकदम प्लेन रीडिंग के हिसाब से जा रहे हैं, आपको डिटेल में समझाने की नीड भी नहीं आती अपने को। ऑडिटर नाफरा और क्या क्या कर सकता है, भाई एक सेपरेट रिपोर्ट भेज सकता है कंटेनिंग द प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भेज सकता है अगर उसे ठीक लगता है, उसे नेसेसरी लगता है, तो वो काम भी नाफरा कर सकता है। अगर नाफरा को लगता है या फिर उसके पास किसी भी तरीके का रीजन है कि मैं बिलीव करूं, नाफरा बिलीव करे कि भाई लॉ और प्रोफेशनल या फिर अदर स्टैंडर्ड्स का वायलेशन हुआ है बाय द ऑडिटर, यानी ऑडिटर जो है वो किसी भी तरीके से गलत काम में या फिर लॉ या फिर प्रोफेशनली गलत काम में फंसा हुआ है, गलत काम कर रहा है, तो वो फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो करा सकता है। नाफरा के पास ये भी पावर है। नाफरा को लग रहा है कि भाई ये गलत काम कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ये अपना नाफरा कर सकता है। नाउ नाफरा
shall perform its monitoring and enforcement activity through officers or expert with sufficient experience in auditing of the relevant industry। और नाफरा और क्या कर सकता है भाई, नाफरा मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट के लिए वो ऑफिसर्स या फिर कोई एक्सपर्ट को जो है वो बुला सकते हैं, सो दैट उनके जो भी ऑडिटिंग के लिए सफिशिएंट एक्सपीरियंस माने जाए या फिर उस रेलेवेंट इंडस्ट्री के लिए, तो वो उसके ऑफिसर्स या फिर एक्सपर्ट्स को बुला सकता है। नाफरा के पास ये भी चीजें हैं। NAFRA shall publish its finding related to the non-compliance on its website। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ऑडिटर ने जो है वो कंप्लायंस नहीं करा है या फिर ऐसा कोई भी फाइंडिंग अपने को मिल रहा है ना, तो नाफरा क्या करेगा, वो सारी चीज को पब्लिश कर देगा, अनलेस उसके पास कोई रीजन है कि भाई नहीं पब्लिक में तो नहीं डालना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट से खराब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको रीजन भी देना पड़ेगा। यानी मेरे को लग रहा है, नाफरा को लग रहा है कि भाई ये जो राजू एंड फर्म है, राजू एंड एसोसिएट करके एक फर्म है, इसने किसी भी कोई भी तरीके से एक कंप्लायंस करना था उसको, और उसने उस कंप्लायंस का फॉलो अप नहीं करा, ठीक है, उस कंप्लायंस का फॉलो अप नहीं किया। नाउ नाफरा के पास पावर है कि ये वाली चीज जो है ना वो पब्लिक में बता दे कि भाई नहीं देख लो ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, वो चीजें बता सकता है, ये नाफरा के पास पावर है। लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताएगा अगर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पब्लिक को बताने लायक नहीं है, या फिर पब्लिक को नहीं बताना ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसके लिए एक रीजन उसको जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग के अंदर कि मैंने पब्लिक को क्यों नहीं बताया, क्या रीजन था, बस और कुछ नहीं। ये तो था नाफरा क्या कर सकता है। नाउ नाफरा क्या नहीं कर सकता, नाफरा शैल नॉट पब्लिश प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनलेस इट हैज अ रीजन टू डू सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट कैन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। भैया ये क्या हुआ, अभी आपने ऊपर ही पढ़ा कि भाई वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रोप्राइटरी सर्विसेज जो है वो दे रहा है, तो ये अभी क्या हुआ, तो भाई देख यहाँ पे क्या, पहले ये चीज पढ़ कि वो दे सकता है, अगर वो नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसके पास रीजन है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड है, अगर मैंने ये नहीं बताया तो फिर ज्यादा इशू हो सकती है, पब्लिक का नुकसान हो सकता है, तो फिर मेरे को ये देना ही पड़ेगा, साथ में साथ उसका एक राइटिंग में रीजन भी देना पड़ेगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ। तो वो वाले कैटेगरी के बेस पे ये वाले प्रोविजन बनाए, ठीक है। ये वाली चीज अपनी थी कि नाफरा क्या कर सकता है, नाफरा क्या नहीं कर सकता। नाउ overseeing the quality of services and suggesting the measures for improvement, क्या क्या कर सकता है नाफरा, और क्वालिटी के रिलेटेड या फिर मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड, वो सारी चीजों के रिलेटेड नाफरा क्या क्या कर सकता है, तो वो वाली चीज के रिलेटेड ये बारे में बताया गया है कि भाई फर्दर रूल 9 ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल 2018 एम्पावर करता है NFRA को कि भाई तुम जो है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ओवरसी करो एंड कुछ मेजर्स तुम्हें लग रहे हैं कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए उस चीज के बारे में सजेस्ट करो, ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिव्यू, अब वो NFRA जो है वो रिव्यू करता है, तो रिव्यू के बेसिस पे NFRA क्या कर रहा है, ऑडिटर को डायरेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे ऑडिट क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द चेंजेस इन द ऑडिट प्रोसीजर्स या क्वालिटी कंट्रोल या फिर ऑडिट रिपोर्ट, या फिर स्पेसिफाई अ डिटेल प्लान विद द टाइम लिमिट। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि भाई यहाँ पे NFRA जो है ना वो ऑडिटर को एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बता रहा है कि भाई यहाँ पे ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, बस तू ये काम कर दे, इसे चेंज कर दे, या फिर इसको चेंज कर दे, या फिर इसको चेंज कर दे, या फिर ये वाला काम कर, तो फिर तू क्या कर सकता है, ऑडिट क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। वो वाली चीज जो है नाफरा बता रहा है। नाउ नाफरा ने NFRA ने ये चीज बता दी, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। अब मेरे को मतलब मैं ऑडिटर हूँ, मेरे को NFRA ने बोला कि भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, तुझे ये काम करना चाहिए, तो ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ उसने मेरे को ये काम बोला, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो रिक्वायर इंप्रूवमेंट करूँ और इसका रिपोर्ट NFRA को दूं कि भाई तुमने जो डायरेक्शन मेरे को दिया है उस हिसाब से मैंने किस तरीके से उसको कंप्लाई किया है, वो वाली चीजें भी मैं उसको बताऊंगा NFRA को। NFRA ने मेरे को जो बोला उस हिसाब से मेरे को करना है, फिर मैंने जो करा उस चीज का रिपोर्ट बना करके मेरे को जो है NFRA को देना रहेगा। Now the NFRA shall monitor the improvement made by the auditor and take such action as it deem fit depending on the progress made by the auditor. Now अब auditor ने जो भी improvement करा है NFRA उसको monitor करेगा और उस हिसाब से action ले लेगा जो उस तरीके से best रहेगा वहाँ पे उस criteria के हिसाब से।
Now the NFRA may refer cases with regards to overseeing the quality of services of auditor of companies of body corporate refer to Rule 3 to the Quality Review Board constituted in the Chartered Accountant in 1949 or call for any report or information in respect of such auditor or companies or body corporate from such board as it may deem fit. ना इसमें सिंपल सा ये बोल रखा है कि NFRA जो है ना वो ये केस को रेफर कर सकता है कि भाई उस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए ओवरसी करने के लिए रखा है, ये वाली सारी चीजें जो भी उसको पावर दे रखी है वो वाली चीजें वो कर सकता है। और साथ ही साथ वो NFRA may also call for any report or information in respect of such auditor or company or body corporate from such a board as it may deem fit। यानी जो भी कंपनी का वो ऑडिटर है ना उस कंपनी के बोर्ड से वो अदर इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकता है जो भी NFRA को ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ओवरसी कर सकता है। अब वो सर्विसेज को ओवरसी करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि भाई जो कंपनी में वो ऑडिटर है वो कंपनी में वो क्या काम कर रहा है मैं उसकी बोर्ड से ही सीधा पूछ लेता हूँ, वो वाली चीज बता। Now the NFRA may take the assistance of expert for its oversight and monitoring activity। यानी अगर कोई ऐसा होगी कोई एक फील्ड है वहाँ पे उसको एक्सपर्ट की नीड आ रही है तो वो उस चीज की भी मदद ले सकता है। NFRA के पास ये पावर भी है कि ये वाला काम है तो यहाँ पे मैं एक्सपर्ट की नीड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपर्ट का मदद ले लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो ये वाली चीज अपने देख ली। नाउ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद NFRA। अगर NFRA को अपने को रिपोर्ट जो भी हम फाइल करते हैं, अपने देखा ना कि अपने को रिपोर्ट देनी होगी तो उसके अंदर क्या क्या है, तो रूल 5 बोल रहा है कि अगर तुम्हें NFRA को रिटर्न फाइल करना है तो तुम हर साल 30 नवंबर से पहले कर देना एंड वो NFRA फॉर्म 2 के अंदर रिटर्न जो है वो अपने को भरना रहेगा। एकदम सिंपल है ना। तो ये अपने चैप्टर नंबर 10 देख लिया। ये लास्ट के टॉपिक्स जो है ना वो इतने ज्यादा डिटेलिंग्स है नहीं, जस्ट आपको एक आइडिया देने की ट्राई की कि हाँ भाई NFRA क्या होता है एंड कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है। तो इसको इतना इन डिटेल पढ़ने की भी नीड नहीं आएगी क्योंकि अपने को इतना ज्यादा रिलेटेड है भी नहीं एंड अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा अपने जस्ट एक आइडिया ले लिया कि हाँ ये क्या है कैसे करना है क्या नहीं कर सकते अपने इस चीज के रिलेटेड। और इस चैप्टर में और कुछ नहीं है और ये आपके अपना चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अपने अगले के लेक्चर में एक दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।